नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वे किस विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में जोर आजमाएंगे, इस पर फैसला पार्टी करेगी। शनिवार को पत्रकारों के साथ डिनर में अनौपचारिक बातचीत में ही योगी ने ये बातें कही हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 300 से ज्यादा सीटें लाएगी और पूर्ण बहुमत से दोबारा भाजपा की सरकार बनेगी। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ 2014 के लोकसभा चुनाव में गोरखपुर से सांसद चुने गए थे और इसके बाद वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। बाद में उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता ली थी। योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे और किस सीट से लड़ेंगे इस पर पार्टी फैसला करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, चुनाव समय पर ही होने चाहिए। और औपचारिक बातचीत में योगी से मौजूदा विधायकों के टिकट कटने, मथुरा से उनके चुनाव लड़ने और अयोध्या और काशी के बाद मथुरा के लिए एजेंडे में होने से संबंधित सवाल पूछे गए। और सीएम ने कहा कि भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है और अलग अलग समय पर लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री, मंत्री या विधायक है तो जरूरी नहीं है कि वो हर समय विधायक या मंत्री रहे। इसे समग्रता में ही देखना चाहिए। कुछ लोग संगठन में भी काम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिटनेस को लेकर कितने जागरूक हैं सभी को पता है। उन्हीं की सरकार ने ही फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया और रविवार को पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के मेरठ में मौजूद थे। उन्होंने यहां मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। कार्यक्रम से पहले एक प्रदर्शन के दौरान एक जिम एक्टिविटी में भी मोदी की नजर पड़ी। और आपको बता दें कि एक्सरसाइज के शौकीन मोदी ने मौका नहीं गंवाया और मशीन पर हाथ आजमाए। दरअसल पीएम मोदी यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करने पहुंचे थे और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा वहां पर मौजूद उपकरणों से एक्सरसाइज करते हुए भी नजर आए हैं। आपको बता दें कि तस्वीरों में साफ आप देख सकते हैं कि किस तरह से पीएम मोदी एक्सरसाइज कर रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि यूनिवर्सिटी की स्थापना सरधना शहर के सलावा और कैली गांव में 700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से की जाएगी। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का नाम हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया, जिन्होंने 1928, 1932 और 1936 में भारत को 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाने में मदद की थी। उन्हें 1956 में ही पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था और साथ ही उनके जन्मदिन वाले दिन भी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नया खेल स्टेडियम, सिंथेटिक हॉकी ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल के लिए अलग मैदान, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और कबड्डी सहित अत्याधुनिक खेल बुनियादी ढांचे से लैस होगा। और इसके अलावा यहाँ एक लॉन्च टेनिस कोर्ट और व्यायामशाला, हॉक और आपके साथ बता दें कि रनिंग स्टेडियम, स्विमिंग पूल और एक हॉल और एक साइकिलिंग वेलोड्रोम भी है। पीएम मोदी मेरठ में आज मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया और पीएमओ की ओर से जारी बयान के मुताबिक ये खेल विश्वविद्यालय मेरठ के सरधना शहर के अलावा कैली गांव में 700 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया जाएगा। और पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश में ही खेलों की संस्कृति को बढ़ावा देने और खेल संसाधनों को विश्व स्तरीय बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। और मेरठ में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना का कदम उनके इसी दृष्टिकोण के तहत उठाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री के दौरे से पहले ही मेरठ के सरधना को ही दीपों से सजाया गया है। और साथ ही पीएम मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और भारी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की अराजकता न फैल सके। एमएलसी पुष्पराज उर्फ पंपी जैन के यहाँ आपको बता दें कि हुई आयकर छापेमारी का रविवार को तीसरा दिन है और कन्नौज में जैन के अलावा इत्र कारोबारी मलिक मिया के ठिकानों पर भी आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है।
और इन दोनों इत्र व्यापारियों के ठिकानों को आयकर विभाग की टीमें पिछले 51 घंटों से तलाशी ले रही हैं और इनकम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर मलिक मियां के घर से निकलकर पंपी जैन के घर पहुंचे हैं और पंपी के घर पर बुलाया गया। आपको बता दें कि बढ़ई को ही बुलाया गया है और आयकर विभाग के अधिकारियों ने देर रात पंपी को लेकर उनकी फैक्ट्री, कोल्ड स्टोरेज समेत अन्य कई जगह पर छानबीन भी की थी और कुछ ही देर में पंपी जैन को लेकर बाहर निकल सकती है। इनकम टैक्स की टीम ये भी कहा जा रहा है और इसे देखते हुए ही छापेमारी में सुरक्षा इंतजाम देख रही पुलिस टीम को सतर्क कर दिया गया है। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक पंपी जैन के मुंबई में मौजूद आवास से 2 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं कन्नौज में नकदी के रूप में भी कुछ खास बरामदगी नहीं हुई है। आयकर विभाग को इस कार्रवाई के दौरान कन्नौज और कानपुर में खातों में विदेश खासकर खाड़ी देशों से पैसों का लेन देन पता चला है और इस कार्रवाई को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला किया है। यूपी चुनाव में अब चुनावी वादों और तोहफों पर वार पलटवार हो रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया और इस प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार किया। अखिलेश यादव ने अपने चुनावी अभियान में ही मुफ्त बिजली के वादे का स्विच ऑन किया तो असर बीजेपी के खेमे में भी हुआ। रामपुर में सभा कर रहे योगी ने पलटवार का करंट अखिलेश को दिया और अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अब 22 में न्यू यूपी में नई रोशनी से नया साल होगा और 300 यूनिट बिजली फ्री और सिंचाई बिल माफ होगा। नए साल पर सबको अमन चैन खुशहाली दे और सपा सरकार आएगी और 300 यूनिट फ्री घरेलू बिजली और सिंचाई की बिजली मुफ्त दिलवाएगी। 22 में 22 के इस वादे पर योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ देर पहले मैं पढ़ रहा था कि बबुआ आज कुछ बोल रहे थे और वो सरकार आने पर मुफ्त में बिजली देने की बात कर रहे थे। अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त में बिजली कहां से दोगे? साथ ही योगी पहले घंटों तक बत्ती गुल रहने और अपनी सरकार में 24 घंटे बिजली फुल रहने का दाव चल रहे हैं। वहीं विपक्षी दल सस्ती और मुफ्त बिजली का मुद्दा उछालकर योगी सरकार को जोर का झटका और जोर से देने की तैयारी में है। राज्य में आम आदमी पार्टी पहले ही सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान कर चुकी है। भोले की नगरी काशी में नए साल के पहले दिन नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। एक साल आपको बता दें कि एक साथ ही 1008 शंख वादकों में ही बाबा विश्वनाथ धाम में शंख वादन किया गया और इस अनूठे और अद्भुत आयोजन में ही ब्राह्मण, बटुक और विदुषी और युवाओं ने ही एक सुर में शंख बजाया। शंख वादन के इस अद्भुत आयोजन से पूरा काशी विश्वनाथ धाम शंख की ध्वनि से गूंज उठा और समाज के कई वर्ग के लोग इस अनूठे आयोजन के साक्षी बने और श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के अक्सर आपको बता दें कि अवसर पर ही आयोजित नव्य काशी, भव्य काशी, दिव्य काशी कार्यक्रम के तहत यह आयोजन किया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के अलावा अन्य राज्यों से भी लोग शामिल हुए। सरकार में पर्यटन राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी ने बताया कि यह कार्यक्रम अपने आप में अद्भुत और अनूठा है। जब भी किसी काम की शुरुआत शंख वादन से की जाती है तो उसकी शुरुआत अच्छी होती है। नए साल की शुरुआत भी इसी शंख वादन से किया गया है, जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों के शंख वादन किया, जो अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। क्षेत्रीय संस्कृत केंद्र के प्रभारी डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव ने बताया कि शंख वादन में 350 शंख वादकों के वर्ल्ड रिकॉर्ड की जानकारी विभाग को है। उसी को देखते हुए आज काशी विश्वनाथ धाम में 1051 शंख वादकों द्वारा शंख का वादन किया गया है, जिसकी हम लोगों ने ड्रोन और अन्य माध्यमों से वीडियो भी शूट कराया है। नियम अनुसार वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए आगे की प्रक्रिया की जाएगी।
उत्तर प्रदेश का सियासी दंगल लगातार वार पलटवार नए बयानों का गवाह बनता जा रहा है। एक तरफ बीजेपी फिर से चयन करने बनने के लिए प्रदेश को वोटर्स के सौगातों का पिटारा खोल रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी सरकार पर लगातार तंज कस रही है। और इस सब के बीच हैदराबाद से आकर ही यूपी के सियासी गलियारों में ताल ठोक रहे ओवैसी पर भी नजरें टिकी हुई हैं। ओवैसी न सिर्फ बीजेपी बल्कि समाजवादी पार्टी को भी अपने निशाने पर लेते रहे हैं और कई बार रैलियों में तीखी बयानबाजी और उसके जवाब में पलटवार करते हुए भी दिखाई दिए हैं। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ओवैसी भी शायद अपनी चुनावी रणनीति बदलते दिख रहे हैं। हाल ही में एक हिंदी टीवी चैनल के साथ ही बात करते हुए ओवैसी ने समाजवादी पार्टी को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जो चर्चा का विषय बना हुआ है। इंटरव्यू के दौरान एसपी से गठबंधन के सवाल पर ओवैसी ने कहा कि मोहब्बत कभी भी एक तरफा नहीं हो सकती। उन्होंने एसपी पर वार करते हुए कहा कि सत्ता पाने के लिए बाद ही समाजवादी पार्टी मुस्लिमों को भूल जाती है और हम फसाद में मारे जाते हैं और हमारी लाशों पर सत्ता आपको मिलती है। नए साल के जश्न और कोविड नियमों की अनदेखी की वजह से कोरोना के मामले और बढ़ने लगे हैं। इस बीच बीते कई दिनों से जहां गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आए थे और वहीं पिछले 24 घंटे में गाजियाबाद ने आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर को भी कोरोना संक्रमण में मामलों के पीछे छोड़ दिया है। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले गाजियाबाद जिले से सामने आए और लेकिन सक्रिय मामलों में अभी भी गौतम बुद्ध नगर सबसे आगे है। गाजियाबाद में पिछले 24 घंटे में 85 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं और जिले में 4 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या 198 है। इसके साथ ही कई दिनों में संक्रमित मरीजों की संख्या में सबसे आगे गौतम बुद्ध में आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर में ही पिछले 24 घंटे में 61 नए मामले सामने आए और जिले में 10 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या 244 है, जो अभी भी सबसे ज्यादा है। तीसरे नंबर पर 58 नए मामलों में ही आपको बता दें कि लखनऊ से सामने आए हैं, जहां 4 मरीज स्वस्थ हुए हैं और 206 एक्टिव मामले हैं। बढ़ते कोरोना के मामलों की रेस में अब मेरठ भी आ चुका है। 48 नए मामलों के साथ ही मेरठ चौथे नंबर पर है। यहाँ पर 2 मरीज स्वस्थ हुए हैं और 106 एक्टिव कोरोना के मामले हैं। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में भी 24 घंटे में कोरोना के 383 मामले सामने आए हैं और 31 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं और किसी भी इससे मौत नहीं हुई है, ऐसी भी खबर सामने आई है। वहीं पूरे प्रदेश में फिलहाल 1211 कोरोना के सक्रिय मामले हैं और पिछले 24 घंटे में 37 ऐसे भी जिले हैं जहां कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है।